Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ बात किया है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में और उस पे एक चीज़ क्लियरली नज़र आया है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो IQ हो और EQ हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमोशनल कोशेंट है। क्योंकि हमने ये देखा है कि एक लेवल तक आपके क्वालिफ़िकेशन, आपने जिस कॉलेज में पढ़ा है और आपके जो भी अकम्पलिशमेंट आपके कैरियर में किया है, पहुंच सकते हैं। मगर उसके ऊपर अगर कोई प्रोफेशन में कोई आगे जाना चाहते हैं, आपका क्वालिफ़िकेशन हो या आपके अकम्पलिशमेंट हो, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। हम कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, वही सब कुछ नहीं है। हम एक समाज में रहते हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल लेवल में भी। अगर आप पिछले वीडियो पूरा आपने देखा होगा, उसका तो पूरा ही फोकस इसी पे रहा। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री एमिनेंस ऑफ हार्ट ओवर द माइंड। क्योंकि इसमें प्री एमिनेंस का मतलब जो है हमारे दिल, हमारे दिमाग से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको विजडम कहते हैं। अगर प्री एमिनेंस की बात करते हैं, हम हार्ट की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। और सोशियोलॉजिस्ट्स भी काफ़ी कुछ रिसर्चर्स करके इस चीज़ को वैलिडेट किए हैं, क्योंकि हम इमोशंस के बारे में बात करते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चीज़ें इंटेलेक्ट के ऊपर ही हम छोड़ नहीं सकते हैं। क्योंकि कभी कभी कुछ भी आप अपना दिमाग को यूज़ करें, वो काफ़ी नहीं है। उससे ऊपर क्या है, हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिएगा आज की डेट में आप किसी एम्प्लॉई का एनुअल अप्रेजल भर रहे हैं, उसको क्या इंक्रीमेंट देना है, उसको क्या प्रमोशन देना है या नहीं, वो सब के लिए काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स आ चुके हैं। वो सब साइंटिफिक है, मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर्स है, उसमें कोई शक नहीं है। आपके पास KPI है, की रिज़ल्ट एरियाज़ है, वो सब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो सबको क्वांटिफाई करते हैं। मगर एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, आपने जितना भी आप क्वांटिफाई करेंगे, फाइनली जब उनको इंक्रीमेंट देना है, कितना इंक्रीमेंट देना है या एक डिसीजन लेना है, उस टाइम जजमेंट, पर्सनल जजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, अगर काफ़ी सीनियर पीपल के बारे में हम बात करेंगे, मतलब हो सकता है छोटा सा दुकान से शुरू करके आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर बनाने, मान लीजिएगा आप MDH मसाला आप देखेंगे कितना बड़ा। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स जो MBA में पढ़ते हैं, वो सब उनको ज़्यादा मालूम नहीं होगा। KPA, KPI, वो सब के बारे में उनको मालूम नहीं होगा। मगर उनके आप जजमेंट्स देखेंगे, हमेशा सही रहता है, क्योंकि वो जजमेंट्स अपने इंस्टिंक्ट्स से आता है। उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी है, जो सिचुएशंस उन्होंने देखा है, उसी पे वो निर्भर होता है। मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल MBA कर लिया, डिग्री ले लिया तो आप सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइफ एक्सपीरियंस जो है काफ़ी कुछ हमें सिखाता है और उसी को हम इमोशनल इंटेलिजेंस हम बात करते हैं। अभी ये एक जनरेशन्स की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मतलब 35-40 साल की बात नहीं कर रहे हैं, मगर आप एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखिए कितना ये दुनिया जो है जिसमें हम रहते हैं बहुत पुराना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। अगर इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को आप देखेंगे, मतलब पिछले ज़मानों को आप देखेंगे, क्योंकि हर बार ये मैनकाइंड जब सर्वाइव करता है, क्योंकि उस पर 2 चीज़ है, फाइट और फ्लाइट कहते हैं, लड़ते हैं या भागते हैं। चलिए वो तो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर ज़्यादा कुछ घुसेंगे नहीं है। मगर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के तौर पे आप देखेंगे वो रिएक्शंस है, जैसे फियर है, और काफ़ी सिचुएशंस में हमने जब भी ऐसे सिचुएशंस फेस करते हैं, कुछ सीखते हैं और जनरेशन्स पे ये लर्निंग्स जो है क्रिस्टलाइज होके हमारे ब्रेन, दिमाग उसी बेसिस पे ग्रो हुआ है। मान लीजिएगा फ्लाइट हो, वो सब इस जनरेशन में हमने नहीं सीखा, क्योंकि इस इवोल्यूशन जो हज़ारों साल
पुराने जो है मिलियंस ऑफ साल पुराने, वो एक एक टाइम जो एक्सपीरियंस है वो सब हमारे पास आएगा। देखिए आप फिलॉसफी में जाएंगे तो काफ़ी कुछ है, इनकारनेशन है, रीबर्थ है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, जेनेटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो जनरेशन्स पे जनरेशन वो पास होता है। जैसे हमारे पास सिम कार्ड है, वो सब टेलीफोन डाटा फोटोग्राफ सब स्टोर्ड है, मगर उस सिम कार्ड को निकाल के किसी फ़ोन पर रख देते वो सब चीज़ें आ जाता है। ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट बताए हैं हमारे, जब इस धरती पे हम आते हैं उस टाइम पुराने जो भी है वो सब जो दिमाग हमारे पुराने लोग लेके आए हैं वो सब लेके हम पैदा हुए हैं, क्योंकि ये इसी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज की डेट में आप देखेंगे 60 to 70 ईयर्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ये एक एवरेज एज एक आदमी जो जितना रह सकता है, मतलब ये 10, 15, 100 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हज़ारों साल। ये सब इमोशंस कैसे हमारे में आया है और कैसे एक एक जनरेशन पे वो प्रोग्रेस होके आया है। ठीक है जी, हम थोड़ा सा एनुअल परफॉर्मेंस की बात किए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात किए हैं, और साल के एंड में वो डिसाइड करते हैं आपने क्या काम किया, आपको क्या इंक्रीमेंट देना है, आपको प्रमोशन देना है नहीं देना है। वो सब में थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ों को हम ले आते हैं, मगर हर चीज़ होने के अलावा भी कुछ ऐसे डिसीशंस होते हैं जो इंस्टिंक्ट्स के बेसिस पे किया जाता है। उसके बारे में काफ़ी कुछ हमने बात किया है वीडियो नंबर 1 में। और MDH मसाला में कैसे वो एक छोटा सा दुकान से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर, उनके पास तो बिजनेस MBA का कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मगर वो बैठे बैठे कह सकते हैं इसको क्रेडिट मत देना, इस पे विश्वास मत करो, इसको दे सकते हैं, इससे कोई कोलाटरल मत लो, उसको जो चाहिए दे दो। वो सब एक जजमेंट्स कैसे आए, आज की डेट में वो सब नहीं कर सकते हैं, मगर एक्सपीरियंस ऐसा कोई चीज़ है क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब उनका जजमेंट है वो हमेशा सही निकलता है। ऐसे ही तो एक छोटा सा दुकान को इतना बड़ा एम्पायर किए हैं। ठीक है जी, आज की डेट में भी कर रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग्स है, ये सब में थोड़ा सा दिमाग घुसाने की कोशिश करते हैं। ML AI कहते हैं, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंटिस्ट है, पाइथन, हडूप, हर चीज़ करते हैं, मगर ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो सबसे ज़रूरी होता है। और ना जस्ट प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, पर्सनल लाइफ्स में भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमने काफ़ी कुछ सुना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर्स के बारे में सुना है, मगर EQ के तौर पे देखेंगे वो ट्रेजेडी ऑफ एरर्स है। डेनियल गोलमैन इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, और उन्होंने एक स्टोरी बताया 14 साल की लड़की के बारे में जिनका नाम है मटलीडा क्रैबट्री के बारे में बात करते हैं। और 14 साल की लड़की है, और जैसे लड़कियों अपने डैड के साथ थोड़ा सा खेल खेलते हैं, प्रैंक्स जिसको कहते हैं, छोटे लड़कियां करते हैं, डैडी के साथ खेल लेते हैं, दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और जब आते हैं बू करके उनको डराते हैं और उसके बाद हंसते हैं, चलता रहता है। मतलब वो लड़की भी ऐसे ही करना चाह रही थी डैडी के साथ। ये एक बार क्या हुआ, जब मेटलीडा अपनी फ्रेंड के यहाँ, जैसे स्लीप ओवर कहते हैं, वो फॉरेन में होता, फ्रेंड्स के यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आता, मगर उस पर दिन वो थोड़ा जल्दी आ गई थी। ठीक है, ये क्योंकि ये कहानी मेरा कहानी नहीं है, वो डेनियल गोलमैन ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का बुक लिखा है उनके चैप्टर से मैं बात कर रहा हूँ, और चैप्टर का नाम है पैशंस ओवरवेल्म रीजंस। इसको मैं हिंदी में भी बाद में समझाऊंगा। डैडी तो ये सोच रहे थे क्योंकि लड़की तो अपनी दोस्तों के घर गई हुई है, और वो ये सोच लिए कि हो सकता है कोई और अपने कमरे में उसमें घुस गया है और अपने पास से .3 कैलिबर गन है और अंदर डर से जा रहे थे। तो जब ये थोड़ा डराने के लिए डैडी से वो बू किया है, वो उस टाइम पे शूट कर देता। उसको पता भी नहीं था कि अपना ही लड़की को उसने शूट कर दिया है, और पता क्या है, उसके नेक पे गोली चल गई है, और कहते हैं कि हॉस्पिटल में गए हैं और 12 घंटे के बाद वो मर चुकी है। ये रियल इवेंट है जो डेनियल गोलमैन बताते हैं। चलिए, ये स्टोरी तो है, मगर इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन बाहर निकलता है। ये तो स्टोरी है, बट इसमें देखिएगा, इस पर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। आप इस एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखेंगे क्योंकि नेचर हमें बताया हुआ है कि कोई भी आदमी है, उसका एक
कर्तव्य होता है कि फैमिली को बचाना, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उस सेकंड में इतना टाइम नहीं है उनके पास क्या सही है क्या गलत है ये सब सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि उस टाइम वो इम्पल्सेस के बेसिस पे काम करता है। इसलिए क्योंकि उस पे सोच नहीं पा रहा है, रीज़न नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके दिल और दिमाग के बीच में जो झगड़ा होता है उसकी बात कर रहे हैं, माइंड एंड हार्ट, क्योंकि हम पैशंस की बात करते हैं, क्योंकि वो बड़ा ट्रैजिक स्टोरी था, इसमें कोई शक नहीं है। मगर एक छोटा सा इंसिडेंट है, मगर इसको थोड़ा सा हिस्ट्री में देखेंगे, इस तरह के काफ़ी सारे इंस्टेंसेस, छोटा सा एक कारण से एक झगड़ा शुरू हो जाता है और इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि फैमिली टू फैमिली वार हो जाता है। भाई साहब, आप ये लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को आप देखेंगे, क्योंकि ये इमोशंस ये सब जो है ना गाइड है, एक तरह का गाइड है कि हम कैसे हमारे एक्शंस हो, हमारे सोसाइटी है जिसमें रूल्स है, रेगुलेशंस है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और कुछ बिहेवियर्स है जो एक्सेप्टेड है और कुछ बिहेवियर्स एक्सेप्टेड नहीं है, और ये सब किसने किया है? हम ही ने क्रिएट किया है। जैसे लॉ मेकर्स हो, सोसाइटी हो, समाज हो, ये सब एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स है, सामाजिक रूल्स है, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस एनिमल किंगडम में होता है, कुछ ह्यूमन बीइंग्स में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होता है। ये सब किसने बनाया बताइए? भगवान ने नहीं बनाया, हमने बनाया। हम में से कौन बनाया? हो सकता है कोई राजा हो, कोई मोनार्की हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी हो सकता है, कोई भी हो, मतलब रूल कोई भी बनाता हो। बट ये एक चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग, कुछ समाज हम ही डिसाइड करते हैं, कुछ लोग कानून बनाते हैं, कुछ लोग इसको एनफोर्स करते हैं और कुछ लोग जजमेंट करते हैं। आप हिस्ट्री पे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कोड ऑफ हम्मुराबी हो, 10 कमांडमेंट्स ऑफ हेब्रूज हो, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। एडिक्ट्स ऑफ अशोका के बारे में हमने पढ़ा है, अशोका स्कूल में पढ़ा है, अगर कोई भी ये हिस्ट्री किया है, ये सब हमने पढ़ा है। और ये 1, 2, 10, 100 साल नहीं है, ये तो हज़ारों साल से चल रहा है। ये सब को सोशल कंस्ट्रक्ट्स, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होने के बावजूद भी काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस को हम देख रहे हैं जहाँ पे हमारे पैशंस, रीजंस को ओवरवेलम करते हैं। एक बार नहीं, बार बार होता है। एक उदाहरण के लिए आप देखेंगे, कुछ इंस्टेंसेस हमने देखा हुआ कि बंदा किसी को मर्डर करता और उसका सिर को हाथ में लेके पुलिस स्टेशन में चले जाता है। मैंने पिछले हफ्ते न्यूज़पेपर में देखा था। और किसी को खून कर देता है और पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर कर देता है, क्योंकि देखेंगे तो पैशन ओवरवेल रीज़न, क्योंकि करते वक्त वो ये नहीं सोचता है कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि पैशंस पे कर रहा है ये सब चीज़। इसी को हम कहते हैं। आपने देखा ये इंसिडेंट इजिप्शियन एयरलाइंस का, एक बड़ा डिसेंट फैमिली, इसको तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डाला हुआ। देखो सब एजुकेटेड फैमिलीज है, सब बहुत बढ़िया लोग हैं। मतलब आप जाके देखेंगे तो लोग सोचेंगे अरे इसने ऐसा किया क्या, क्योंकि स्पर ऑफ द मोमेंट में हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब एक न्यूरल सर्क्यूटरी ऑफ इमोशंस है। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी सर्क्यूट है, उसमें काफ़ी सारे वायर्स है, उस पे ओपन सर्किट्स है, स्विच है, लाइट जल रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर भी एक न्यूरल सर्किट है, पूरा नर्व्स है। आप एजुकेटेड हो सकते हैं, आप सिविलाइज्ड हो सकते हैं, फिर भी ह्यूमन बीइंग एनाटॉमी में एक सर्किट चल रहा है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आपका एजुकेशन कुछ हद तक ही उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि ये सर्किट, न्यूरल सर्किट है, ये 5, 10, 100 साल का नहीं है, ये हज़ारों साल में ये ब्रेन डेवलप हुआ। हमारे फादर, परदादा, मतलब बहुत हज़ारों साल पुराना है। अगर मान लीजिएगा आपका परदादा है, उनका परदादा है, उनका परदादा है, वो तब भी वो 1800 है, मगर उसकी 1800 की बात नहीं कर रहे हैं हम, 50,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। और ये दिमाग कैसे कैसे इवोल्यूशनरी पाथ में थोड़ा थोड़ा ग्रो हुए हैं, क्योंकि उस ब्रेन की हम बात कर रहे हैं जो इतना साल लग गया है, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कोई फीलिंग हो, इमोशंस हो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये ब्रेन, ये दिमाग कैसे
इतने सालों में डेवलप हुआ, वो हमारे ये इमोशनल बिहेवियर, हमारे पैशंस है, ओवरवेलमिंग रीजंस, काफ़ी इंस्टेंसेस, वो सबको वो डिसाइड करता है। चलिए जी, दो चीज़ बात किया, एक इमोशनल ब्रेन है और सेकंड हमने बात किया कैसे पैशंस ओवरवेलम रीजंस, और तीसरा हम बात करने वाले हैं इम्पल्सेस के बारे में। इम्पल्सेस का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा उसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन करूँगा। उदाहरण के लिए आप खड़े हैं और सडनली कोई आपके आंख के अंदर हाथ ले आते हैं तो एकदम बंद करते हैं, कि आप सोचते नहीं है बंद करना है, मगर अपने आप बंद कर देते हैं, कि इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे ही आप देखेंगे हमारे इमोशनल बिहेवियर भी हमारे कुछ इम्पल्सेस है उसका रिजल्ट है। जब भी आप इमोशंस की बात करेंगे, क्योंकि ये इमोशंस आपके बॉडी को एक रिस्पांस के लिए तैयार करता है। आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप पढ़े होंगे, उस पर एक स्टिमुलस थ्योरी है, रेस्पॉन्स थ्योरी है, और हमने पावलोव, व्रूम, इस तरह के साइंटिस्ट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो ब्रॉडली आप देखेंगे आपके जितने भी इमोशंस हैं वो आपके बॉडी को एक रेस्पॉन्स के लिए वो तैयार करता है। फॉर एग्जांपल, आप कभी बहुत गुस्से में हैं, सोच लीजिएगा आपके जितना भी ब्लड है वो आपके हैंड्स में, हाथ में पहुंच जाता था, क्योंकि उस टाइम आपका हाथ जो है वो थोड़ा सा शक्तिशाली बन जाता है। उस टाइम क्या देखता है, इम्पल्सिव रिएक्शन, क्योंकि हाथ में शक्ति आ गया, कोई भी हाथ में मिल जाए, कोई पत्थर हो, कोई स्टिक हो, उस पे आप यूज़ कर लेते हैं, वो इम्पल्सेस है, क्योंकि उस टाइम आपके ब्लड जो है ना आपके हाथ में चले जाता है। अगर मान लीजिए एक बंदा डर के सिचुएशन में है, उस टाइम आपके खून आपके पाँव में पहुंच जाता है, इसलिए आपका पाँव, लेग्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। उस टाइम आप दौड़ना शुरू करते हैं और उस टाइम आप बड़े ज़ोर से आप दौड़ सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लड़ना या भागना। लड़ते तब है जब आप स्ट्रांग फील करते हैं, क्योंकि आप फाइट के टाइम पे ब्लड हाथ में आ जाता है, दौड़ते वक्त ब्लड आपके लेग्स पे चला जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जब आप डर में दौड़ रहे हैं उस टाइम तो काफ़ी स्पीड में दौड़ते हैं, नॉर्मली जितना स्पीड में दौड़ते हैं उसे डबल द स्पीड में आप दौड़ेंगे। कुत्ता आपके पीछे पड़ जाता है तो आप डबल स्पीड में जाएंगे और 6 फुट के दीवार भी आप पार कर सकते हैं, मगर नॉर्मल सिचुएशंस में आप वो काम कर नहीं सकते हैं। क्यों? इसलिए हम कहते हैं फीलिंग्स और एक्शन में काफ़ी कनेक्शन है। हमने काफ़ी कुछ बात किया है, अभी हैप्पीनेस का भी हम बात करेंगे, क्योंकि खुश होना वो भी एक तरह का फीलिंग है। क्योंकि जब आप खुश है उस टाइम क्या होता है, आपके ब्रेन में ऐसा एक काम होता है जैसे डोपामाइन, कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम्स, वो सब आपके ब्रेन में सेक्रेट होता है। चलिए उसके बारे में दूसरा एक वीडियो बनाता हूँ, वो काफ़ी लॉन्ग सब्जेक्ट है, क्योंकि जब ये हैप्पी केमिकल्स आपके ब्रेन में आ जाता है, आपके जितने भी नेगेटिव फीलिंग सब दूर कर देता है। कुछ लोग बाहर से इंजेक्ट करवाते हैं, वो ठीक नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स है। आपने फीलिंग्स को अपने कंट्रोल में रख के उसी पे खुश अंदर रख के वो एंजाइम्स सिक्रेट करवाना है, वो नेचुरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं और वो पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हो सकता है। यही चीज़ इमोशनल इंटेलिजेंस में काफ़ी डिस्कस किया जाता है। अगर मान लीजिएगा सरप्राइज है, अगर कोई आपको कहता है कि एक पानी पूरी छोटा सा चला था, आज की डेट में करोड़ों का बिजनेस वो कर रहा, अगर आप किसी को बोलते हैं तो उनके आईब्रोज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपका आंख थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है। ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि जब वो क्यूरियोसिटी आ जाता है आपका आंख थोड़ा सा ओपन हो जाता है, जहाँ पे ज़्यादा लाइट आपके आंख के अंदर चले जाता है, रेटिना के अंदर, क्योंकि वो ईगरनेस का, वो भी एक तरह का फीलिंग है, ईगरनेस, ठीक है, थोड़ा सा ईगरनेस हो जाता है। हम खुशी के बारे में बात किए हैं, फ्लाइट एंड फाइट, हैप्पीनेस के बारे में बात करें। कभी कभी जैसे डिस्गस्ट, अगर आप किसी से नाराज़ है फॉर एग्जांपल, आपका बॉडी लैंग्वेज उस चीज़ को क्लियरली दिखा देता है। अगर मान लीजिएगा किसी से बात कर रहे हैं, आप उनको पसंद नहीं कर रहे हैं, आपके बिहेवियर उस चीज़ को दिखा देता है। क्योंकि आप पूरा दुनिया में देखेंगे डिस्गस्ट का एक्शन तो सेम है। आप एनिमल्स को भी देख लीजिएगा, क्योंकि एनिमल्स में भी फीलिंग्स है, और आप ये कुत्ते को देख के आप बता सकते हैं कि कुत्ता गुस्से में है या प्यार कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है सिमेंटिक लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, ऐसे ही बॉडी का भी एक लैंग्वेज होता है और वो यूनिवर्सल होता है। हम कोई कल्चर या देश उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भी कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है वो हमने ही ड्रा किया है।
पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल मैप करते हैं। और इसको भगवान ने नहीं बनाया है, ये हमने बनाया है, इसलिए इसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। मगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हम बात कर रहे हैं वो सेम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये जैसे इमोजी से हम आजकल व्हाट्सएप में करते रहते हैं, वो सेम है भाई, चाहे वो जापानी हो या अमेरिकन हो या इंडिया हो, क्योंकि वो इमोशंस है, इमोजीज है, ये सब बायोलॉजिकल प्रोपेंसिटीज है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हैबिट्स डिफरेंट हो सकता है, वहाँ वो खाते हैं, यहाँ पे बीफ खाते हैं, कोई बीफ नहीं खाते हैं, कोई अंडा भी नहीं खाते हैं, कोई प्याज नहीं खाते हैं, वो सब लोकल कल्चर है, आपके फैमिली का हैबिट्स है, आपके समाज के। बट यहाँ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो पूरा दुनिया में सेम है। अब देखिएगा कुछ कहीं कहीं जो है कुछ लोग पानी से मरते हैं, और कहीं कहीं आप देखेंगे पानी नहीं मिल रहा है, उस वजह से वो मरते हैं। तो ये सब बेसिस पे जो है उनके लोकल कल्चर, सब कल्चर्स फ़र्क हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कस्टम्स इसलिए चेंज होना है क्योंकि क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल एंड डेथ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा कस्टम्स डेवलप हो जाता है। आप नदी के बैंक्स में, आप गंगा जी के लोग तो 3-4 बार नहाते हैं, सुबह भी नहाते हैं, शाम को भी नहाते हैं, मगर वही बंदा रेगिस्तान में रहता है, वो 4 बार नहीं नहा सकता क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये सब कल्चर से हैबिट है, वो चेंज हो सकता है। मगर अब बायोलॉजी के बारे में देखेंगे तो वो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एट अ न्यूरोलॉजिकल लेवल देखेंगे, वो बायोलॉजिकल लेवल पे देखेंगे, वो तो पूरे दुनिया में सेम है, वही उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और आप देखेंगे इस इवोल्यूशन के बारे में हमने बात किया है, जैसे जैसे ये इवोल्यूशन प्रोसेस हुआ है, हमारे ब्रेन्स भी इवॉल्व होना शुरू हुआ है, हमारे इमोशंस भी उसी हिसाब से जो है क्रिस्टलाइज हुए हैं। तो ये डैनियल गोलमैन की आप बात करेंगे तो वो 2 डिफरेंट माइंड्स की बात कर रहे हैं। हर एक ह्यूमन के पास 2 माइंड है, एक रैशनल माइंड है, एक इमोशनल माइंड है। मैं समझाऊंगा। अगर मान लीजिएगा ये कोई भी एक्शन करता है, ये एक तरह का डिस्कशन चलता है आपके दिमाग के अंदर ही, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्शियस कहेगा कि मत करो, मगर आपका माइंड ये करेगा अरे कोई बात नहीं। आपके माइंड के अंदर ही 2 बंदे डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं, आपके अंदर ही डिबेट करते हैं। इसी को कहते हैं डाइकोटमी भी कहते हैं कुछ साइकोलॉजिकल ले में, इसमें डायलेमा हो जाता है कभी कभी। और डैनियल गोलमैन इस बात की काफ़ी चर्चा किया है। अगर आप देखेंगे ये एक डाइवर्सी के बारे में बताता है डैनियल गोलमैन। एक डाइवर्सी लेडी है और वो कि हो सकता है कभी कोई जर्नलिस्ट को वो इंटरव्यू दे रही है, और उस इंटरव्यू में वो कह रही है कि हस्बैंड के बारे में उसने ये किया है, वो बहुत बुरा आदमी है, उसने ऐसा किया है, हैरेसमेंट किया है, वो सब बता रही है। और बाद में कहती है मैं उसको कैरी नहीं करता हूँ, बट बाद में वो रोना शुरू कर देती है और आंखों में आंसू आ जाता है। क्या कहता है, वो कह कुछ रही है मगर अंदर वो कुछ और सोच रही है। और अभी भी उस लेडी को उस पर प्यार है, क्योंकि अंदर की फीलिंग जो है वो आंसू के तौर पे बाहर निकल रहा है और मुंह कुछ और बहुत बात कर रहा है। इसी चीज़ को डिकोटमी करके वो बात कर रहा है। उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड को यूज़ कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स आर इसेंशियल टू थॉट्स एंड थॉट्स इसेंशियल टू फीलिंग्स कह रहा है। मगर जब पैशंस आपके ऊपर ज़्यादा आ जाता है, इमोशंस हमेशा जीतता है, इसमें वही कह रहा है। उसका मतलब है कि जब भी हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स है, क्योंकि उस सोच में बहुत काम आता है, क्योंकि आपका जो भी सोच है वो इमोशन से निकलता है और ये सब इंटर रिलेटेड है। मगर एट टाइम्स इस तरह के सिचुएशंस में अगर पैशंस में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो भी एक तरह का पैशंस आ जाता है, वो बैलेंस टिप हो जाता है। कहीं भी आपके इमोशंस आपके रीज़न से स्ट्रांगर हो जाता है। जब भी आपके दिल जो है वो ओवर पावर कर देता है आपका दिमाग को, दिल और दिमाग की बात करते हैं, ये बीच में जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, वो बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि फीलिंग्स एंड थॉट्स बहुत ही ज़रूरी है, और जब भी आप पैशन में आ जाते हैं ये बैलेंस जो है इम्बैलेंस हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपके इमोशंस
बड़ा शक्तिशाली हो जाता। रीजनिंग माइंड है, रैशनल माइंड सोचता ऐसा करना क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचने वाला दिमाग है, वो बड़ा पावरलेस हो जाता है। वो हमेशा जुपिटर प्लैनेट के बारे में बात करते हैं क्योंकि जुपिटर को इमोशंस के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट के बारे में वो बात कर रहे। चलिए वो तो एस्ट्रोनॉमी में आ गया। और दूसरा हमने काफ़ी बात किया है ब्रेन के बारे में। 15-20 मिनट से हम बात कर रहे हैं कि ब्रेन क्या चीज़ है जी, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। ब्रेन क्या चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी कुछ हमने बात किया है ब्रेन के बारे में, मगर ब्रेन क्या है अभी देखेंगे। और जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैं देना चाहता हूँ। ये ब्रेन इतने पिछले सालों में डेवलप कैसे हुआ है, अगर आप ब्रेन को देखेंगे क्या है, जस्ट 3 पाउंड है। 3 पाउंड मतलब 1.5 किलो है, और उसमें कुछ नेचुरल जूसेस एंजाइम्स कुछ है। और इवोल्यूशनरी देखेंगे तो हम तो बंदर से आए हैं। बंदर का आप देखेंगे, बंदर का जो ब्रेन है 1 पाउंड है, हमारा 3 पाउंड है, बस 3 गुना ज़्यादा है। हमारा 1.5 किलो है, उसका 500 ग्राम है। इतने मिलियंस ऑफ मिलियन हजारों साल में क्या हुआ, वो थोड़ा ब्रेन ग्रो होता रहा। साइज में भी ग्रोथ रहा, पावर में भी ग्रोथ हुआ है। उस पर आप देखेंगे कुछ हायर सेंटर्स देखेंगे इस इवोल्यूशन में, हज़ार सालों में बिलियन साल में, और धीरे वो थोड़ा सा रिफाइन होता गया। और उसका प्रिमिटिव पार्ट ब्रेन का देखेंगे कि ये एक तरह का एक ब्रेन स्टेम कहता है। आप देखिएगा स्पाइनल कार्ड जैसे गले के पीछे है, ये स्पाइनल कार्ड है। ज़्यादा बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ। वह एक स्टेम की तरह आ जाता है, जैसे थोड़ा सा ये प्लांट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं रूट ब्रेन कहते हैं। जड़, ब्रेन का जड़ है, उस पर तो बायोलॉजी में थोड़ा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं भी बायोलॉजी में मास्टर नहीं हूँ। फिर भी वो जो है ना, आप अपने लाइफ का जो भी फंक्शंस है वो काम करता है। लाइफ फंक्शन का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन होता है, हम खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट हो जाता है, हम कभी चलते हैं दौड़ते हैं, हमारा फैट बर्न होता है। ये सब किसका काम है, ये रूट ब्रेन का काम है, सोचने का काम नहीं है, फिजिकल काम है। ये एक दिक्कत है, वो सोच नहीं सकता है, वो कोई चीज़ सीख नहीं सकता है। हाँ, ब्रीथ करवाता है, दौड़वाता है, जैसे कोई चूहा है वो भी दौड़ता है, खाता है, डाइजेस्ट करता है, हर चीज़ करता है, मगर सोच नहीं सकता। वो रूट ब्रेन की हम बात कर रहे हैं, रूट ब्रेन की। नो, एक ज़माने में मतलब हजार सालों पहले प्रिमिटिव टाइम्स की बात कर रहे हैं, मगर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ए इवोल्यूशन में धीरे वो इवॉल्व होना शुरू हुआ है। तब वो थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सोचता कैसा है, क्योंकि एक नियोकॉर्टेक्स है, क्योंकि वो नियोकॉर्टेक्स हमें सोचवाता है। हमेशा हमने पढ़ा हुआ है ह्यूमन बींग्स का 6th सेंस होता है और एनिमल्स का वो नहीं है। हम क्या नियोकॉर्टेक्स की बात करते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ ओल्फैक्टरी नर्व है, तो जैसे स्मेल्स है, क्योंकि एनिमल्स भी स्मेल कर सकते हैं, चाहे वो डॉग हो या टाइगर हो। इवन कैट्स तो उनका तो काफ़ी स्मेलिंग एबिलिटी है। पिग्स, सुअर, काफ़ी स्निफिंग एबिलिटी है। ये सब हम बात करते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कुछ सेंटर्स ऑफ इमोशंस को भी वो ग्रो होना शुरू कर दिया है, क्योंकि एनिमल्स को भी कुछ फीलिंग्स है, इमोशंस है, उनको भी डर है, इमोशंस है, प्यार है। चाहे आपके घोड़ा हो, आपके कुत्ता हो, आपके बिल्ली हो, इवन एलिफेंट्स हो, आपका प्यार ले सकता है और वापस दे सकता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है इमोशनल ब्रेन धीरे ग्रो होना शुरू हुआ है। इसको कहते हैं लिम्बिक ब्रेन, मैमालियन ब्रेन भी कहते हैं। अभी एनिमल्स की बात किया, और काफ़ी टाइम के बाद जैसे आपके मेमोरी आ गया, लर्निंग आ गया है, ह्यूमन बींग्स आ गया, जनरेशन टू जनरेशन ये एक तरह का एक न्यूरल सर्क्यूटरी फॉर्म हो गया है। जैसे घर का वायरिंग हमने देखा है, तो काफ़ी सारे वायर कनेक्शंस, कोई वायर यहाँ से वहाँ जा रहा, वहाँ से यहाँ जा रहा। तो इनिशियली ये रेप्टिलियन था, वो सिर्फ लाइफ का फंक्शंस किया था, मेटाबॉलिज्म था, डाइजेशन था, वो सब एक्शंस कर सकता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ बल्बस उस पर आ गया
आया है, कुछ सेल्स आ गया, कुछ सेल्स आ गया, थोड़ा सा सोचना शुरू किया है। लाइफ फॉर्म्स जैसे जैसे कुत्ते, बिल्ली, हाथी, ये सब आया है। हमने राजस्थान में राणा प्रताप का चेटक घोड़े के बारे में बात किया है। काफ़ी सारे डॉग्स का भी हमने कहानी सुना हुआ, कैसे गोट्स, इवन बर्ड्स, उनके पास भी फीलिंग्स है, इमोशंस है। आपके लैंग्वेज को, इवन कौवा आपके लैंग्वेज को समझ सकता है। हम बुलाते हैं काका तो घर आ जाता है। तो वो ये सब जो है पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा डेवलप हुआ है, और ओवर ए डेवलप ऑफ टाइम वो डेवलप हो गया नियोकॉर्टेक्स, जो आज की डेट में ह्यूमन बीइंग्स, नियोकॉर्टेक्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में। वहीं आपके कनिंगनेस है, रैशनल माइंड है, ये सब सिर्फ ह्यूमंस करें। कुत्ता वगैरह कनिंग नहीं होता है, वो सब बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि ये थिंकिंग ब्रेन नियोकॉर्टेक्स की है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ब्रेन के बारे में बात किया है, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा घुसेंगे नहीं है, क्योंकि ये कोई बायोलॉजिकल क्लास नहीं है। मगर हम इमोशंस को समझने के लिए थोड़ा बहुत ब्रेन, दिमाग, वो कब वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कैसे ग्रो हुआ है, इसलिए हमने बात किया है। जैसे रेप्टिलियन ब्रेन था, उसके बाद मेमेलियन ब्रेन था, उसके बाद आज की डेट में जो ह्यूमन ब्रेन नियोकॉर्टेक्स की बात करते हैं। इवोल्यूशनरी प्रोसेस है भाई, क्योंकि ये नियोकॉर्टेक्स आने के बाद आज की डेट का ह्यूमन बीइंग्स बात कर रहे हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस। और आज की डेट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि मशीन्स है, और मशीन्स पे दिमाग अंदर घुसा देते हैं। आप तो देख रहे, कोई रोबोट है, आज की डेट में हर चीज़ है, लेलिसा है, मशीन बात करते हैं, मशीन लर्निंग है, वो सब चीज़ साइंस विज्ञान में थोड़ा सा आया। मगर ब्रेन पिछले मतलब हज़ारों साल में कैसे ये आया हुआ है। और हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया है, और 5 इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात किया है। इमोशनल ब्रेन के बारे में बात किया है, उसके बाद इम्पल्सेस के बारे में बात किए हैं, उसके बाद रैशनल माइंड के बारे में बात की, इमोशनल माइंड की बात की है, और हमारे रैशनल दिमाग कैसे कैसे ग्रो हुआ वो देखा। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे इमोशनल ब्रेन हाईजैक के बारे में बात करते हैं। समटाइम्स आपका ब्रेन को इमोशंस हाईजैक कर लेता है। कौन हाईजैक करता है? बाहर से कोई आके आपको बंदूक दिखा के हाईजैक नहीं कर रहा। आप ही का माइंड जो है, आप ही खुद आपके ब्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, और छोटा सा 10 सेकंड में बहुत काम कर देते हैं। फिर बाद में सोचते ओ मैंने, बाय गॉड, मैंने क्या किया। यही होता है, इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैक, है ना। तो उसी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके ब्रेन रियलाइज करता है, उससे पहले आपका इमोशनल ब्रेन सब कुछ करके कर देता है। ठीक है, देखिए वो इजिप्शियन एयरलाइंस का हमने वीडियो देखा है, वहाँ यही हुआ है, क्योंकि आपके रैशनल माइंड, सोचने वाला दिमाग को इमोशनल ब्रेन ने हाईजैक करके छुपा दिया है, उसको पावरलेस कर दिया। बस 3 मिनट में इतना काम हो गया है, आप अनडू नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कोई MS वर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है कि आप कुछ करके अनडू कर देंगे वो सब मिट जाता है। भाई ये लाइफ है, ये काम हो गया तो हो गया है, पेपर में आ गया, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। बंदा किसी का खून करके अपना हाथ, उसको सिर का हाथ में लेके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, बंदा अंदर जेल में डाल देता है 30 साल के लिए, और 30 साल तक वो सोचता कि अरे भगवान मैंने क्या कर दिया, उस 3 मिनट में मैं नहीं करना चाहिए था। वो बंदा इतना बड़ा गलती, इतनी बड़ी गलती नहीं किया कि मैं उसको खून करे, पूरे साल वो रिपेंटेंस में स्पेंड कर देता है। इसी को हम कहते हैं ब्रेन हाईजैक। जैसे अपना ही माइंड, अपना ही दिमाग को थोड़ी देर के लिए हाईजैक करके ले जाता है, उसी की हम बात करते हैं। और पूरे ज़िंदगी में रिमोर्स कहते हैं इसको, अंग्रेजी में रिमोर्स कहते हैं। ठीक है जी, हमने काफ़ी उसके बारे में बात करेंगे। और सिर्फ वो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करें। हम इमोशनली स्टेबल कैसे बनेंगे, उसके लिए काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे। ओके जी, IQ ठीक है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, नॉलेज बढ़ाते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, वो तो ज़रूरी है, मगर EQ भी ज़रूरी है लाइफ के लिए। ओके जी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड दिस इज़ डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ टिल वी मीट अगेन। बाय बाय, जय हिंद।